अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने 11th क्लास की जो केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 6 केमिकल एनर्जेटिक्स का एक अहम टॉपिक एनर्जेटिक्स ऑफ सॉल्यूशन और एनर्जेटिक्स ऑफ सॉल्यूशंस को हमने पहले लेक्चर में कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। एनर्जेटिक्स ऑफ सॉल्यूशन जब आप सॉल्यूशन को बनाते हैं तो ये किन बातों पे डिपेंड करेगा, तो ये दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक को आप हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं, एक को आपने लैटिस एनर्जी कहते हैं। आज बच्चों हमने जिस बात को डिस्कस करना है उसे हमने हाइड्रेशन एनर्जी का नाम देते हैं। अब हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी आपने इस बात को समझना है। बेटा हमारे पास ये कोई भी एक हाइड्रेशन एनर्जी कैन बी यूज ओनली फॉर आयनिक सॉलिड, ये सिर्फ आयनिक सॉलिड्स के लिए आप यूज करेंगे। अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड है, ये उसका केटाइन है और ये बेटा उसका क्या है, एनाइन है यानी नेगेटिव पार्ट है। फिर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, नेगेटिव बड़ा होता है पॉजिटिव छोटा होता है, इसलिए हम इसे बड़ा करके दिखा रहे हैं। ये नेगेटिव है, फिर ये बेटा पॉजिटिव है, फिर ये आपके पास नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ये एक साल्ट है, कोई भी साल्ट हो सकता है, इट मे बी NaCl, इट मे बी कुछ। अब ये जो क्लोरीन है इसको हम मानते हो, सॉरी ये जो नेगेटिव पार्ट है दैट इज नोन एज ए क्लोराइड आयन फॉर एग्जांपल। पॉजिटिव जो है ये सोडियम आयन है, क्लोराइड आयन या सोडियम आयन है। अब इस सारे साल्ट को उठा के आपने पानी के अंदर डाल दिया। जब आप इसे पानी के अंदर डालेंगे तो ये जो सोडियम और क्लोरीन है इनके दरमियान में ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है NaCl के दरमियान में, सबसे पहले ये जो पानी होगा इनको जुदा करेगा, ब्रेकअप इनटू सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन। पानी ने इसे ब्रेकअप कर दिया सोडियम आयन और क्लोराइड आयन को, और ये जो आयन होंगे अब ये पानी के अंदर आयोनाइज हो जाएंगे, आयनिक फॉर्म के अंदर पाए जाएंगे। अब क्योंकि ये पॉजिटिव आयन है ये नेगेटिव आयन है, इन दोनों की कोशिश होगी कि हम दोबारा आपस में मिलके NaCl बना दें, हमारे दरमियान में दोबारा एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाए। ये दोनों आपस में एक दूसरे को कशिश कर रहे होंगे। तो इतनी देर में वाटर क्या करेगा, इस सारे सॉल्वेंट को खुद घेरना शुरू कर देगा। उसने क्या करना है, ये जो सोडियम आयन होगा, ये जो बेटा हमारे पास सोडियम आयन होगा, इसको पानी का नेगेटिव पार्ट यानी ऑक्सीजन जो होगा इसको सारे चारों तरफ से घेरना शुरू कर देगा और इसकी इस कमी को अपने साथ पूरे करने की कोशिश करेगा। ये ऑक्सीजन है, इट कैन सराउंडेड द सोडियम आयन, इसने सोडियम आयन को बेटा घेर लिया है और दैट इज नोन एज ए हाइड्रेशन एनर्जी, द प्रोसेस इन विच वाटर मॉलिक्यूल सराउंडेड and interact with the solute ion is called hydration ion। अब बेटा इस called hydration energy सॉरी। अब बेटा इस तरीके से ये हमारे पास जो क्लोराइड आयन होगा, पानी का जो इसका पॉजिटिव पोल है मतलब हाइड्रोजन आयन जो होते हैं वो क्लोराइड आयन को घेरना शुरू कर देंगे, सराउंडेड अप करेंगे, इसके साथ इंटरेक्ट करेंगे। देखें ये पॉजिटिव पोर्शन हमने दिखाया हुआ है, जिस तरीके से ये इसको घेर रहे हैं, सराउंडेड अप कर रहे हैं, और इस तरीके से ये सोडियम आयन और क्लोराइड आयन मुकम्मल तौर पर पानी की गिरफ्त के अंदर आ जाएंगे और आपस में ये कभी नहीं मिल सकेंगे। इस अमल को आप कहते हैं हाइड्रेशन। जहां पे जो आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नजर आ रही है वो कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये जो आयन है इनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे हम कहेंगे आयन। पानी के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है उसे हम कहते हैं डाइपोल। तो इस तरीके से बेटा आप इसे कहते हैं कि यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है दैट इज ए आयन डाइपोल फोर्सेस। तो ये आयन डाइपोल फोर्सेस पाई जाती हैं। अब बच्चों क्या होगा, अब ये जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होती हैं इसके नतीजे में यहाँ हमेशा एनर्जी रिलीज होगी। जब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो रही होती है तो यहाँ से एनर्जी जो होती है वो बेटा क्या होगी, रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होगी। अब इन आयंस को, ये जो आयन पानी के अंदर घिर चुके हैं, दे आर कॉल्ड हाइड्रेटेड। आप इन्हें कहते हैं कि ये हाइड्रेटेड है। हाइड्रेटेड कहते हैं पानी के अंदर, पानी जो है बहुत सारा जिस चीज को घेर लेगा उस अमल को आपने हाइड्रेटेड कहते हैं। तो ये हाइड्रेटेड आयंस बन जाएंगे, यानी पानी में मुकम्मल तौर पर ये खुब चुके हैं, मुकम्मल तौर पर पानी ने इन्हें घेर लिया। अब ये आयन डाइपोल फोर्सेस कहलाएंगे। यहाँ पे बेटा एनर्जी हमेशा क्या होती है, रिलीज होती है। अब ये जो इंथाल्पी, ये जो हाइड्रेशन एनर्जी होगी बेटा यहाँ पे हमारे पास ये इस बात पे डिपेंड करेगी, अगर आयन डाइपोल फोर्सेस की अंदर जो अट्रैक्शन है, जो कशिश की ताकत है ये बहुत ज्यादा है तो इसके नतीजे में यहाँ पे एनर्जी भी ज्यादा रिलीज होगी। अगर ये अट्रैक्शन थोड़ी मामूली है तो यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होगी वो भी
कम होगी। यानी हाइड्रेशन का जो प्रोसेस होता है ये इस बात की तरफ भी इशारा करता है कि इस अमल के दौरान कितनी एनर्जी रिलीज हुई है। उस एनर्जी से पता चलेगा कि आयन और डाइपोल के अंदर कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो पाई जा रही है। अब बेटा ये जो हाइड्रेशन होती है दैट इज आल्सो नोन एज इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। ये जो एनर्जी यहाँ से रिलीज हो रही है इसे आपने इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन भी कहते हैं। इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन को आपने डेल्टा एच नॉट लिखेंगे ऊपर और नीचे एच वाई डी लिखेंगे। इसका मतलब है स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन क्या होगी? तो अगर बच्चों आपके पास किसी भी चीज का 1 मोल होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड का जो 1 मोल होता है, ये सोडियम का जो एटॉमिक मास होगा वो 23 है, क्लोराइड आयन का जो एटॉमिक मास है 35.5 है, टोटल आपके पास 58.5। अगर बच्चों हमारे पास 58.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड है तो इस चीज को हम कहते हैं ये 1 मोल है। अब इस 1 मोल को आपने लिया और पानी के अंदर आप इसे डाल देते हैं। पानी कितना लेना है? एक्सेसिव वाटर। जब आप इसे पानी के अंदर डालते हैं तो यहाँ से थोड़ी सी हीट जो होती है या तो अब्सॉर्ब होगी या यहाँ पे क्या होगी, हीट रिलीज होगी। अब आपने इसके अंदर इतना पानी डालें, इतना इसे पतला करें कि ये जो हीट अब्सॉर्ब या इवॉल्व हो रही है वो कभी भी आपको नजर ना आए, यानी कि वो आना बंद हो जाए। इसे हम कहते हैं इनफिनाइट डाइल्यूशन। तो दैट इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो इसे बेटा आपने एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन कहते हैं। तो इसको हम डिफाइन करते हैं एंथैल्पी चेंज इन्वॉल्व्ड, कि एंथैल्पी चेंज के अंदर क्या तब्दीली आएगी व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन एक्सेसिव ऑफ वाटर। बहुत सारा पानी आपने ले लेना है टू मेक इनफिनाइटली डाइल्यूट सॉल्यूशन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन इज कॉल्ड इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो इसे बेटा आपने इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन कहते हैं। तो बहुत आसान सी डेफिनेशन है, ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो आप इसको बताओगे जब किसी चीज का इनफिनाइटली डाइल्यूट मतलब उसके अंदर NaCl जब आप डालते हैं तो शुरू में 4.98 किलोजूल पर मोल जो एनर्जी होती है वो रिलीज होती है। ये जो एनर्जी होगी ये बेटा यहाँ पे चेंज होगी 4.98। तो जब आप इसमें इतना पानी डालेंगे कि आप मजीद इसके अंदर से हीट निकलना या अब्सॉर्ब होना बंद हो गया है तो इस चीज को आप कहेंगे इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो ये इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन है। तो ये नमक के केस में ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। 4.98 किलोजूल पर मोल हीट जो होती है वो यहाँ से ये अब्सॉर्ब होती है और जब आप इसके अंदर इतना पानी डाल देते हैं कि आप मजीद इसमें से हीट निकलना बंद हो जाएगी तो उसको आप कहेंगे इनफिनाइटली डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब हमें देखना है कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड करती है, या अगर आप किसी भी चीज को पानी के अंदर आयनिक कंपाउंड को हल करना चाहते हैं तो कौन से अवामिल आपके जहन में होंगे जिससे हाइड्रेशन इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो वो बेटा दो बातों पर डिपेंड कर रहे हैं। नंबर एक, चार्ज ऑन आयन, कि ये जो हमने आयंस बनाए हैं सोडियम आयन और क्लोराइड आयन बनाए हैं इनके ऊपर चार्ज कितना है। और नंबर 2 बेटा इनका साइज कितना है, कि ये कितने बड़े हैं या छोटे हैं, दो बातों पे डिपेंड करेंगे। ये जो चार्ज ऑन आयन होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रेशन एनर्जी। ये बेटा आपका बेसिक फार्मूला है कि चार्ज ऑन आयन जो होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रेशन एनर्जी। अगर उनके ऊपर चार्ज ज्यादा होगा, आयंस के ऊपर चार्ज ज्यादा होगा तो उसकी हाइड्रेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी। अगर चार्ज कम होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। फॉर एग्जांपल अगर बेटा आप सेकंड सेकंड जो है या आपने थर्ड पीरियड के ये जो तीसरा आपके पास पीरियड आता है इसके कुछ आपने एलिमेंट्स को देखते हैं। तो पहला पहला जो हमारे पास आ रहा है वो बेटा आपके पास आएगा सोडियम आयन, इसके ऊपर एक चार्ज है। दूसरा देखें मैग्नीशियम आयन, इसके ऊपर 2 चार्ज है। तीसरा जो आपके पास आ रहा है वो एल्यूमिनियम आयन है, इसके ऊपर सबसे ज्यादा चार्ज है। तो हमारा फार्मूला ये है कि अगर चार्ज ज्यादा होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। तो अब आपसे वो पूछता है किसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, ये एमसीक्यूज में आएगा। तो आप बताएंगे एल्यूमिनियम की सबसे ज्यादा है, फिर मैग्नीशियम की होगी, फिर बेटा क्या होगी, सोडियम आयन की होगी। इन केस ऑफ केटाइन अगर सबके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा तो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी। इस केस के अंदर एल्यूमिनियम की ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि जब वाटर के मॉलिक्यूल एल्यूमिनियम को घेरेंगे
तो एल्यूमिनियम और पानी के मॉलिक्यूल के अंदर एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी, यानी इन दोनों के अंदर जो इंटर मॉलिक्यूलर या इंटर आयन एंड डाइपोल फोर्सेस जो एग्जिस्ट करेंगी वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होंगी, ज्यादा मजबूत होंगी, इसलिए यहाँ पे ज्यादा एनर्जी जो होती है वो रिलीज होगी। यही वजह है कि हाइड्रेशन एनर्जी एल्यूमिनियम की सबसे ज्यादा होगी, मैग्नीशियम से इससे कम होगी और सोडियम की बच्चों सबसे कम होगी। अगर इसी पीरियड के एलिमेंट को आप देखना चाहते हैं बट दे कैरी नेगेटिव चार्ज, इनके ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। जैसे बच्चे हमारे पास ये नाइट्रोजन आयन है, इसके ऊपर इसे हम कहते हैं नाइट्राइड आयन, इसके ऊपर -3 चार्ज आएगा। ये ऑक्साइड आयन है, तो ये बच्चों हमारे पास ना क्लोराइड आयन है, या इसको हम कह देते हैं ये क्लोराइड आयन आ जाएगा। ये इसी ग्रुप के, सॉरी ये बेटा फ्लोराइड है, इस ग्रुप में जिसका जो एलिमेंट है वो फ्लोराइड है। अगर इन तीन को आप देखना चाहते हैं तो ये एनाइन है, एनाइन मतलब इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज के अंदर ये फार्मूला जो है ये उलट हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज के अंदर जिसके ऊपर जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी उतनी कम होगी, और जिसके ऊपर जितना कम नेगेटिव चार्ज होगा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी बेटा ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी फ्लोराइड आयन की होगी, फिर ऑक्साइड की होगी, और फिर बेटा किसकी होगी, नाइट्राइड आयन की होगी। तो अगर नेगेटिव के अंदर आपके पास चार्ज नेगेटिव आयन के ऊपर जो चार्ज होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रेशन एनर्जी। अब बेटा आपने बात करनी है साइज ऑफ आयन, इस आयन का साइज कितना होगा। तो आपने बात को समझना है। अगर आपने बेटा आपने अल्कली मेटल्स को देखना चाहते हैं, मतलब जो अल्कली मेटल्स हैं, हमारा पहला ग्रुप है, ये सब के साथ आयनिक बॉन्ड बनाते हैं अल्कली मेटल। ये जो लिथियम आयन है, फिर आपके पास ये सोडियम आयन है, ये पोटाशियम आयन होगा, फिर ये रुबिडियम आयन है, ये सीजियम है, फ्रांसियम है। तो इसमें लिथियम छोटा है, सोडियम आयन इससे बड़ा है, पोटाशियम इससे बड़ा है, रुबिडियम इससे बड़ा है। तो हम जानते हैं कि ये जो साइज ऑफ आयन होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रेशन एनर्जी। तो साइज ऑफ आयन जो होगा वो बेटा हाइड्रेशन एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या मतलब ये है कि अगर साइज बड़ा होता जाएगा, आयन का साइज बड़ा होता जाएगा तो हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी, अगर साइज छोटा होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी बेटा ज्यादा होगी। तो ऐसे आयंस विच हैव ए स्मॉलर साइज, जिनका बेटा स्मॉलर साइज होता है, छोटे साइज के होते हैं, दे हैव ए हायर हाइड्रेशन एनर्जी, उनकी हायर हाइड्रेशन एनर्जी होती है, मतलब उनकी जो हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू होगी वो बेटा हमारे पास ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दोज आयन विच हैज ए लार्जर साइज, जिनका साइज बड़ा होगा उनकी हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी। इस केस में लिथियम की हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, फिर आपके पास सोडियम आयन की आएगी, फिर बेटा आपके पास पोटाशियम आयन की आएगी, और फिर ये रुबिडियम आयन की होगी, और फिर ये सीजियम आयन की होगी। सीजियम की सबसे कम हाइड्रेशन एनर्जी होगी, व्हाई, बिकॉज इट हैज ए लार्जर साइज, इसका साइज बड़ा है। अगर बेटा आपने नेगेटिव वाले के देखते हैं तो उनका भी यही फार्मूला है। जैसे ये फ्लोराइड आयन है, ये छोटा है, क्लोराइड आयन इससे बड़ा है, ब्रोमाइड आयन इससे बड़ा है, आयोडाइड आयन इससे बड़ा है। अब एमसीक्यूज में आएगा हाइड्रेशन एनर्जी किसकी ज्यादा है, तो फ्लोराइड आयन की सबसे ज्यादा होगी बिकॉज इट हैज अ स्मॉलर साइज, फिर क्लोराइड आयन की होगी, फिर बेटा ब्रोमाइड आयन की होगी, और फिर है आयोडाइड आयन की। तो हमारे पास नेगेटिव आयन में दोनों सेम चलेंगे कि जिसका साइज छोटा होगा उसी की हाइड्रेशन एनर्जी भी बच्चों ज्यादा होगी। अब हमारे पास ना चार्ज डेंसिटी आती है। व्हाट इज चार्ज डेंसिटी? चार्ज डेंसिटी से मुराद होता है चार्ज ओवर साइज, चार्ज उसके ऊपर चार्ज कितना है और उसका बेटा साइज कितना है, इस रिलेशनशिप को आप कलेक्टिवली कहते हैं चार्ज डेंसिटी। वो आपसे कोई पूछता है व्हाट इज चार्ज डेंसिटी, तो आप कहेंगे इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज ओवर साइज, के ऊपर चार्ज कितना है और उसका साइज कितने पिकोमीटर है, कितना छोटा उसका साइज है, दैट इज नाउन एज ए चार्ज डेंसिटी। तो आपने चार्ज डेंसिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल बेटा जैसे आपके पास सोडियम है, इसके ऊपर +1 चार्ज है, अब इसका जो साइज होता है वो गालिबन 75 पिकोमीटर होगा, तो इसकी चार्ज डेंसिटी क्या होगी, 1/75 पिकोमीटर। तो ये बेटा इसकी चार्ज डेंसिटी बनती है। ये जो चार्ज डेंसिटी होती है, ये बेटा जो हमारे पास चार्ज डेंसिटी होगी, इसे हम कहते हैं दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रेशन एनर्जी। अगर किसी चीज की चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो उसकी हाइड्रेशन एनर्जी भी ज्यादा है,
अगर किसी चीज की चार्ज डेंसिटी कम है तो उसकी हाइड्रेशन एनर्जी भी बेटा क्या होगी, कम होगी। अब हम मुख्तलिफ मालिक्यूल्स को देखते हैं। देखिए जैसे आपके पास आएगा सोडियम, ये सोडियम पॉजिटिव है, ये मैग्नीशियम है बेटा पॉजिटिव 2 है, ये एल्यूमिनियम पॉजिटिव 3 है। अब हमसे क्वेश्चन आता है कि किसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, तो हम कहते हैं एल्यूमिनियम की चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, क्योंकि इसका साइज भी छोटा होगा और इसके ऊपर चार्ज भी सबसे ज्यादा है, इसलिए इसकी चार्ज डेंसिटी एल्यूमिनियम आयन की सबसे ज्यादा होगी। ड्यू टू दिस रीजन एल्यूमिनियम आयन जो होगा इसकी हाइड्रेशन एनर्जी भी बेटा हमारे पास ज्यादा होगी एज कंपेयर टू मैग्नीशियम आयन एंड सोडियम आयन की निस्बत से। तो ये बेटा सारा हमारे पास ना हाइड्रेशन के बारे में था। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने लेटेस्ट एनर्जी का इफेक्ट पढ़ना है ऑन एनर्जेटिक्स ऑफ सॉल्यूशन। अब हम देखते हैं कि हाइड्रेशन का हमें फायदा क्या होगा। तो बेटा यही जो इसकी हाइड्रेशन, जब मुख्तलिफ आयंस की हमें हाइड्रेशन मालूम हो जाएगी तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किस आयन को पानी में डालेंगे तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी या कितनी एनर्जी इस प्रोसेस के अंदर यूज हो रही होती है। तो इस तरीके से मुख्तलिफ आयंस की जो है वो हमें एनर्जी के बारे में पता चलेगा जो इस प्रोसेस के अंदर इस्तेमाल हो रही होगी। और इस तरीके से उनके दरमियान में हमें पानी के दरमियान में और आयन के दरमियान में कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो रही है, कितनी उनके अंदर दोनों के अंदर ताकत पाई जाएगी, वो भी हमने हाइड्रेशन एनर्जी से जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। उम्मीद है डियर स्टूडेंट आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमने लेटेस्ट एनर्जी को डिटेल से डिस्कस करेंगे।